ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चले उसके हिसाब से होप से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। आज एमसीक्यू का हमारा सेकेंड क्लास है। तो इस क्लास में हम 100 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने 100 एमसीक्यू डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन एमसीक्यू अकाउंट्स का डिस्कशन करूंगा। तो ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 101 से रीड कीजिए। पहले 101 रीड कीजिए। बोला कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज, बोलो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ द एबव। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज ए पर्सनल अकाउंट। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एक पर्सन के लिए मेंटेन होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डेटर तुम्हें पैसा नहीं देगा, तुम्हारे डेटर के ऊपर तुम्हारा डाउट होता है कि ये पैसा नहीं भी दे सकता है, तो उस केस में हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाएंगे। तो इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट, बड़ा ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन क्या डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। तो ठीक है, चलो 103, ड्यू टू द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट on revision of salary of an employee, the arrears of a salary relating to past year payable in current year is dash. Prior period item, extraordinary item, ordinary item requiring separate disclosure, contingent items. आप बोलेंगे सर ये क्या होगा? देखो, प्रायर पीरियड आइटम का मतलब पिछले साल का कोई मिस्टेक या एरर जिसको आप करंट ईयर में आइडेंटिफाई कर रहे हो। मतलब पिछले साल में कुछ मिस्टेक हुआ था, उसका रेक्टिफिकेशन इस साल में होगा। मतलब उसका मतलब इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं था कि कौन सा साल मिस्टेक हुआ था, लेकिन करंट साल में वी आइडेंटिफाई सम मिस्टेक ऑफ प्रीवियस ईयर्स, उसको हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या बोलेंगे? प्रायर पीरियड आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है जो आइटम, मतलब जो ट्रांजैक्शन रेगुलरली नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी सिचुएशन के बाहर। मान लो कि तुम्हारा कोई आग लग गया, तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो हो जाएगा तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन ये जो क्या हुआ, पिछले साल का जो सैलरी वो रिवीजन हो रहा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है मान लो कि बोर्ड को ध्यान दो। मान लो तुम यहाँ पे हो, मतलब दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज योर करेंट ईयर। ओके, पिछला साल में सैलरी 10,000 था, लेकिन मैंने करंट ईयर में इंक्रीमेंट कर दिया। पिछले साल में सैलरी कितना था? 10,000, मैंने करंट ईयर में इंक्रीमेंट कर दिया 2,000, मतलब सैलरी कितना हो जाएगा? 12,000। हाँ, करंट ईयर में तो 12,000 पेमेंट होगा, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है मैंने भले इस साल इंक्रीमेंट किया, लेकिन वो 2000 यहां से लागू होगा। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है आगे से लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब पिछले पीरियड से लागू होगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा 2000 एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ेगा, यहाँ पे भी तुम्हें 2000 एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी क्या पास हो चुका है पिछले साल ना। तो इसका मतलब तुम करंट ईयर में 12,000 करंट ईयर का सैलरी दोगे और 4,000 प्रीवियस ईयर का सैलरी दोगे। बेटा ये जो 4,000 प्रीवियस ईयर का सैलरी करंट ईयर में पेमेंट होगा, क्या ये प्रीवियस ईयर का कोई मिस्टेक था? नहीं, तो इसीलिए वो प्रायर पीरियड ऑफ आइटम नहीं होगा। सैलरी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है? कभी नहीं होता है, लेकिन ये ऑर्डिनरी आइटम होता है, लेकिन इसको हम सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देना है कि ऐसे हुआ था, हम रिवीजन किए थे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में। इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। क्या? ऑर्डिनरी आइटम्स रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर। ऑर्डिनरी आइटम्स रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर। ठीक, चलो
नेक्स्ट 104 डिस्काउंट गिवन इन द सेल्स इनवॉइस इटसेल्फ इज कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट। देखो बेटा सेल्स इनवॉइस कब इशू होता है, जब तुम सेल करोगे तो सेल करने के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब कलेक्शन होगा, कलेक्शन के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। लेकिन सेल्स इनवॉइस कब बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सेल्स इनवॉइस के टाइम पे तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कैंटीन एक्सपेंसेस आर अपोर्शन among department in the proportion of number of employee or departmental number of employee। कैंटीन एक्सपेंसेस डिपार्टमेंटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से अपोर्शनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 106 both cash and credit transactions are recorded on the basis of accounting period concept, going concern concept, business entity concept, accrual concept। क्या बोला both cash and credit transactions are recorded on the basis of accrual concept। next which of the following books is both a journal and a ledger। कैश बुक, कैश बुक तुम्हारा एक जर्नल भी लेजर भी, तो कैश बुक इज ए जर्नल, बोथ जर्नल एंड लेजर। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट इज ए, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन। 109 शिवा ड्रॉ ए बिल ऑन सनत on 25th October 2018 for 90 days। The maturity date of the bill, देखो बेटा शिवा कब बिल ड्रॉ किया, शिवा बिल ड्रॉ किया 25 अक्टूबर 2018 को ड्रॉ किया। कितना दिन के लिए, 90 डेज के लिए। तो यहां से यहां तक 90 डेज कैलकुलेशन करो। ठीक है, मतलब 3 महीना, तो ये हो रहा है 25 अक्टूबर 2018 से 90 डेज। तुम बोलोगे सर 3 महीना, नहीं 90 डेज काउंट करो। ये देखो 25 अक्टूबर को बिल ड्रॉ हुआ, तो ठीक है, तो कितना दिन, 90 डेज, तो 90 डेज काउंट करो। अक्टूबर में 7 डेज, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, क्योंकि अक्टूबर 31 डेज। तो अक्टूबर में कवर हो गया 7 डेज, नवंबर में कवर होगा 30 डेज, ठीक है, दिसंबर में कवर होगा 31 डेज। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 31 प्लस 30 प्लस 7 माइनस 90, और कितना दिन बचता है, 22। तो 22 जनवरी को तुम्हारा 90 डेज हो जाएगा, 22 जनवरी को तुम्हारा 90 डेज हो जाएगा। तो यहां से यहां तक 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगेगा, इसका मतलब उसका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 25 जनवरी। देखो 25 जनवरी है क्या तुम्हारा ऑप्शन में, हाँ सर 25 जनवरी, मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 110 रीड करो। पेरू and Shimu entered in the business of buy and sell of food grain for a period of 1 year and sharing profit in the ratio of 3:2। This agreement is a joint venture agreement। क्योंकि जहाँ पे बिजनेस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है वो जॉइंट वेंचर हो जाता है, जहाँ पे बिजनेस का पीरियड मेंशन नहीं होता है वो पार्टनरशिप हो जाता है। तो ठीक है, या सोल ट्रेडिंग हो जाता है।
यहाँ पे तो 2 पर्सन है ना, तो इसीलिए या तो पार्टनरशिप होगा नहीं तो ज्वाइंट वेंचर होगा, लेकिन यहाँ पे पीरियड मेंशन है 1 ईयर, तो ये तुम्हारा लिए जॉइंट वेंचर हो जाएगा। 111 रीड करो। At the end of the year 2017-18, prepaid insurance premium 7500 appeared in the trial balance. It will be shown only in PL account, only in balance sheet, both in PL and balance sheet, not in both PL and balance sheet. बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम्हारे लिए एसेट होता है, तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट में शो होगा, तो ओनली इन बैलेंस शीट। Contingent liability would appear as a note in the balance sheet। बेटा contingent liability कभी बैलेंस शीट में नहीं शो नहीं होता है, तो contingent liability को हम हमेशा बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में या फुट नोट में या नोट्स में या नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन जनरल लेजर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया था। 114, generally sacrifice ratio is concerned with the situation of admission of a partner, retirement of partner, dissolution of a partner, conversion of firm into कंपनी। देखो सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन के टाइम पे आता है, गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट या डेथ के केस में आता है, तो इसीलिए ये तुम्हारा हो जाएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन के केस में आएगा। ठीक है, चलो 115, KCS purchased a machine from JPS, ठीक है, on hire purchase system whose cash price was 8,64,000। तो कैश प्राइस कितना 8,64,000, 2,16,000 being paid on delivery। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट हो गया 2,16,000, तो 8,64,000 से माइनस करो 2,16,000, तो बैलेंस कितना 6,48,000। ठीक है, 6,48,000 के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस सर, बोला कि बिंग बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,88,000। एक काम करो 6,48,000 डिवाइड बाई 3 करो, ये तो 2,16,000 आ रहा है, लेकिन तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा 2,88,000। इसका मतलब ये जो पेमेंट होगा 2,88,000, इसमें तुम्हारा प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी, बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तुम्हारा इंटरेस्ट कितना होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तुम्हारा इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, 6,48,000 एक बार सुनो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो ठीक है ये कितना आ रहा है 2,16,000। पहले जो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट, जिसके पास इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो इस रूट में ही जाएगा, और तुम देखो इंस्टीट्यूट कैसे तुम्हें फंसाता है। तो इंस्टीट्यूट जो मल्टीपल क्वेश्चन देगा ना, वो हमेशा कोशिश करेगा कि तुम्हें फंसाने के लिए, और तुम भी फंस जाओगे। अगर कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुम फंस जाओगे। तो ठीक है, देखो ज्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, 6,48,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे, कितना आ रहा है 2,16,000। बोला कि हम तो पेमेंट करेंगे 2,88,000, इसका मतलब इसका बैलेंस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो चलो एक बार कैलकुलेशन करो, 2,88,000 माइनस 2,16,000, हाँ 70,000 आ रहा है। देखो 70,000 ऑप्शन में है क्या, पहला वाला ऑप्शन 70,000, लेकिन 72,000 गलत आंसर। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों, ठीक है क्यों मैं बताता हूं।
देखो बेटा आंसर देखो क्या होगा। तुम पहले हायर परचेज प्राइस निकालो। देखो तुम 3 इंस्टॉलमेंट दोगे, कितना का? 2,88,000 का, मतलब इंस्टॉलमेंट के टाइम पे 2,88,000 इंटू 3 तो 8,64,000 पेमेंट करोगे। उसके साथ तुम डाउन पेमेंट को ऐड करो। डाउन पेमेंट कितना दिया था? 2,16,000। तो तुम्हारा हायर परचेज प्राइस हो गया 10,80,000। माइनस करो कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना? 8,64,000। तो तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 2,16,000। यहां पे तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। तुम्हारा जो भी बैलेंस अमाउंट है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। इसका मतलब एक बात याद रखो, एक पॉइंट याद रखो, अगर तुम इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो तुम्हारा मान लो 3 साल का, हाँ, पहला साल का इंटरेस्ट 3 टाइम्स रहेगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 2 टाइम्स, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1 टाइम्स। ये एक रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने हायर परचेज में समझाया था। मतलब तुम्हारा जो टोटल इंटरेस्ट है ना, वो 3 साल में डिवाइड हो जाएगा 3:1 रेशियो में, 3:1 रेशियो में। तो अब बोलो ये जो 2,16,000 ये 3 साल का इंटरेस्ट, इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 3 टाइम्स, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 2 टाइम्स, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1 टाइम्स। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 6। अब इसको डिवाइड करो, 2,16,000 में डिवाइड बाई करो 6, तो 2,16,000 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है? 36। 36,000 इज 1 टाइम ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन फर्स्ट ईयर में 3 टाइम्स, सेकेंड ईयर में 2 टाइम्स, थर्ड ईयर में 1 टाइम्स। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 36 का 3 टाइम्स, तो इंटू 3 कितना? 1,80,000। तो 1,80,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 बोलो, which of the following is a resource owned by the business with the purpose of using it for generating future profit? लोन फ्रॉम बैंक नो, ओनर्स कैपिटल नो, लेकिन ट्रेडमार्क। देखो बेटा, if you hold, you acquired some resources from which you can earn profit in future, then that will be asset for you, then that will be asset for you। तो यहाँ पे जो 4 आइटम दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक ये तो तुम्हारा लाइबिलिटी, ओनर फ्रॉम ओनर्स कैपिटल ये तो तुम्हारा कैपिटल, लेकिन ट्रेडमार्क हमारे लिए एसेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडमार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 117, चंदू एंड को अकाउंट इज ए, चंदू एंड को अकाउंट इज ए, चंदू एंड को अकाउंट इज ए। बेटा ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि ये तो नेचुरल पर्सन नहीं लेकिन एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, परचेज ऑफ ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज wrongly debited to purchase account, it is an error of omission, कमीशन, प्रिंसिपल। देखो ये जो परचेज तुमने किया लैपटॉप, ये तुम्हारा कैपिटलाइज होना चाहिए, लेकिन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, इसका मतलब ये रेवेन्यू हो चुका है। बेटा ये जो कैपिटलाइज होगा, रेवेन्यू ट्रीटमेंट होगा, ये एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि अगर कुछ एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन में आ जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटलाइज होगा, नहीं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो व्हेदर
and expenditure will be treated as capital expenditure or revenue expenditure. It is an accounting principle. तो इसका मिस्टेक हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, इसका मिस्टेक हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। 119 which of the following item is most suitable for writing of patent? Deflation, amortization, depreciation, all of the above। देखो बेटा पेटेंट तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट होता है, पेटेंट तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट होता है, यस और नो? यस, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब तुम राइट अप करते हो टेंजिबल एसेट को तो तुम्हें डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। जब तुम राइट अप करोगे टेंजिबल एसेट को तुम्हें डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। जब तुम राइट अप करोगे इंटेंजिबल एसेट तो तुम्हें अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अमोर्टाइजेशन। 120 memorandum joint venture account is prepared when? Memorandum joint venture account is prepared when the separate set of books is maintained for joint venture, each co-venture keeps record of all transaction, if each co-venture keeps record of their own transaction only। देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का मतलब होता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का मतलब होता है कि एडिशनल अकाउंट टोटल के लिए। अगर तुम टोटल के लिए खुद मेंटेन करते हो तो एक सेपरेट अकाउंट बनाने का क्या जरूरत है? अगर मैं अपना ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट मेंटेन करता हूं तो टोटल बेसिस के लिए मुझे और एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका करंट आंसर क्या होगा? When each co-venturer keep records of their own transactions only। C is the correct answer। 121 which of the following commission is allowed by consignor to the consignee to encourage the consignee for putting up hard work in introducing new product in the market? delivery commission, overriding commission। देखो जब नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करोगे तो तुम्हें ओवर टाइम लगेगा, मिलेगा। मतलब मान लो कि तुम्हारा नॉर्मल टाइम 8 घंटा, तुम 8 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो तुम्हें ओवर टाइम दिया जाएगा, ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा। तो तुम्हारा नॉर्मल काम से अगर तुम ज्यादा करते हो तो ओवर का वर्ड यूज होगा, ओवर ओवर। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? तुम बताओ। तुम्हारा नॉर्मल काम है क्या है? तुम सेल करना, लेकिन तुम मार्केटिंग कर रहे हो, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए भी काम कर रहे हो। मतलब तुम्हारा नॉर्मल काम से थोड़ा आगे का काम हुआ ना, मतलब ज्यादा काम हुआ। तो बोलो तुम्हें क्या डेलीवरी कमीशन मिलेगा? नहीं, ओवर वर्ड तो यूज होगा ना। तो सर ओवर रीडिंग कमीशन ही आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो 122 if Ram's acceptance which was endorsed by us in favor of salesman is dishonored, then the amount will be debited in our books to salesman राम। क्या राम का एक्सेप्टेंस डिजॉनर हुआ तो हम राम का अकाउंट को डेबिट करेंगे। इन केस ऑफ ए क्लब, in case of a club, the excess of expenditure over income is called as surplus, deficit, capital fund, investment in fixed asset। बड़ा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम, तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट। तो क्या होगा आंसर इसका? डेफिसिट। 124 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 a charitable institution has 250 members with an annual subscription of 5,000 each. The subscription received during 1819 were 11,25,000, which include 65,000 and 25,000
for the years of 1718 and 1920 respectively. Amount of outstanding subscription for the year 1819 will be. ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। तो ठीक है, तो लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बोलो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट we are preparing subscription account for 1819, so 1718 will be previous year and 1920 will be next year। तो प्रीवियस ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किए कितना 25,000, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 25,000। एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड होगा, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना होगा 5,000, कितना मेंबर 250 इंटू 250, तो 2 इनकम एक्सपेंडिचर हो जाएगा तुम्हारा 12,50,000। ठीक है, 1920 के लिए 65 रिसीव हुआ है, इसका मतलब 1920 के लिए जो रिसीव होगा वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 2 क्लोजिंग एडवांस 65 रिसीव कितना हुआ बाय बैंक, कितना रिसीव हुआ है 11,25,000, तो बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देखो कितना आ रहा है 25,000 प्लस 12,50,000 प्लस 65,000 माइनस 11,25,000, तो 2,15,000। करेक्ट आंसर विल बी सी 2,15,000। आर यू गेटिंग पॉइंट, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट 125, क्वेश्चन नंबर 125 रीड करो, बोलो द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आइटम इन आरवी लिमिटेड। आइटम ए का कॉस्ट एनआरवी, आइटम बी का कॉस्ट एनआरवी, आइटम सी का कॉस्ट एंड एनआरवी, आइटम डी का कॉस्ट एंड एनआरवी। द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, देखो स्टॉक वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर, लेकिन जब तुम स्टॉक वैल्यूएशन करोगे इंडिविजुअल आइटम के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं होगा, टोटल बेसिस पे वैल्यूएशन होगा। तो तुम टोटल कॉस्ट ऐड करो 40 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 30, नहीं सॉरी, तुम्हारा जो स्टॉक वैल्यूएशन होगा ये टोटल बेसिस पे नहीं होगा, इंडिविजुअल आइटम के हिसाब से होगा। ओके, स्टॉक वैल्यूएशन टोटल बेसिस पे नहीं होगा, मैंने गलती से बोल दिया कि टोटल बेसिस पे वैल्यूएशन होगा, तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो आइटम वाइज वैल्यूएशन होगा। तो ठीक है, तो तुम आइटम वाइज देखो, स्टॉक वैल्यूएशन का रूल क्या होता है, कॉस्ट और एनआरबी व्हिच एवर इज लोअर। तो ए का कॉस्ट 30, एनआरबी 27, तो इसका वैल्यू आएगा 27। बी का कॉस्ट 15, 18 तो 15 आएगा, सी का 35 आएगा, डी का 40, इसको ऐड करो 27 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 40, तो 117, तो करेक्ट आंसर विल बी सी 117। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, when stock is valued at cost in one accounting period and at lower of a cost and net realizable value in another accounting period, then prudency principle conflict with the consistency principle, matching principle conflict with the consistency principle, consistency principle conflicts with the accounting period assumption, none of the above। बोलो क्या होगा आंसर, प्रूडेंसी प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विथ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मतलब ये होगा इसका आंसर, प्रूडेंसी प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट्स विथ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ओके, 127, materiality principle is an exception to the consistency principle, full disclosure principle।
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तुम मैटेरियल आइटम के लिए फुल डिस्क्लोजर दे दो, जो इमेटेरियल आइटम होते हैं उसके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर दे देने से चलेगा। इसका मतलब मैटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि इमेटेरियल आइटम के लिए ज्यादा डिस्क्लोजर देना जरूरत नहीं। तो इसीलिए मैटेरियलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द क्या फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। 128 रीड करो। In a cash book, debit balance of 112 but forward as credit balance of 121. While preparing a bank reconciliation statement, taking the balance as per cash book as the starting point 112 to be added, 121 to be added, to 33 to be added, 112 will be deducted. बोलो क्या होगा आंसर। देखो कैश बुक में डेबिट बैलेंस 112 था, लेकिन वो हो गया क्रेडिट बैलेंस 121। इसका मतलब जो क्रेडिट 121 हुआ था इसको भी तुम नलिफाई करोगे तो 121 डेबिट नलिफाई, सॉरी 121 का क्रेडिट नलिफाई होगा 121 डेबिट करने से। फिर 1112 को तो और एक बार डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनली 1112 को डेबिट करना चाहिए। इसका मतलब 121 प्लस 112 इक्वल टू 233 एडेड हो जाएगा। तो आंसर सी 233 टू बी एडेड। आंसर होगा सी 233 टू बी एडेड। डैश रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन इवेंट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 130 opening debtor, collection from debtor and discount allowed were 3,65,000, sorry 3,15,000, 18,30,000 and 35,000. If the closing debtor were 20% of a credit sale of the period, then closing debtor and credit sales would be, देखो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग डेटर कितना 3,15,000, कलेक्शन मतलब बाय कैश कितना 18,30,000, डिस्काउंट तो बाय डिस्काउंट 35, यहाँ पे आएगा क्रेडिट सेल, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग डेटर। अब इक्वेशन को देखो, अब इक्वेशन देखो क्या बोला, इफ क्लोजिंग डेटर वेयर 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्लोजिंग डेटर इज 20% ऑफ क्रेडिट सेल। इसका मतलब अगर क्रेडिट सेल तुम x लोगे तो क्लोजिंग डेटर 0.2x हो जाएगा। अब यहाँ इधर x पुट करो, इधर 0.2x पुट करो, ये दोनों अकाउंट टैली हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें एक इक्वेशन मिल रहा है 3,15,000 प्लस x इज इक्वल टू क्रेडिट साइड ऐड करो 18,30,000 प्लस 35,000, 18,30,000 प्लस 35,000, तो 18,65,000 प्लस 0.2x। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो x का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब 0.8x इज इक्वल टू 18,65,000 माइनस 3,15,000, 15,15,000, x कितना होगा 15,50,000 डिवाइड बाई 0.8, x हो जाएगा 19,37,500। x क्या लिया था मैंने क्रेडिट सेल। अब क्लोजिंग डेटर इसका 20%,
इंटू 20%, 3,87,500। देखो 3,87,500 and 19,37,500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन 31 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। रीड करो। कितना 131। ओपनिंग स्टॉक 2,13,000, परचेज 16,55,000, सेल्स, carriage inward, carriage outward, return inward. If the rate of gross profit is 25% on cost, then value of closing stock will be। तो तुम एक काम करो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना, 2,13,000। ठीक है, परचेज कितना, परचेज से माइनस करो रिटर्न को, मतलब रिटर्न इनवर्ड माइनस होगा या रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा। तो परचेज था तुम्हारा 16,55,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा रिटर्न आउटवर्ड यही नहीं, चलो तो परचेज रिटर्न आउटवर्ड है ही नहीं, तो परचेज होगा तुम्हारा 1655, कैरेज इनवर्ड 32,500, कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, रिटर्न सेल्स कितना 21,32,000 माइनस करो रिटर्न इनवर्ड, तो सेल्स हो जाएगा 20,94,000। तो रिटर्न इनवर्ड सॉरी ये था ओपनिंग स्टॉक, ये परचेज, ये कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड पीएल अकाउंट्स का आइटम्स। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेट 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब अगर कॉस्ट 100 तो प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125, तो जीपी ऑन सेल्स हो जाएगा 25/125 इंटू 100, इसका मतलब 20%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर 20% आएगा। अब सेल्स कितना 20,94,000, तो 20,94,000 इंटू 20% ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 4,18,800। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, मतलब डेबिट को ऐड करो 2,13,000 प्लस 16,55,000 प्लस 32,500 प्लस 4,18,800 माइनस करो 20,94,000, तो यह जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 225,300। करेक्ट आंसर विल बी 225,300। करेक्ट आंसर विल बी 225,300। ठीक है, 132 क्वेश्चन नंबर 132, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन 1 April 2018 21,500। पहले क्वेश्चन को रीड करो ठीक से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन 1 April 2018 21,500। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 18-19 द बैड डेब्ट and recovery of a bad debt were 10,500, 2,100 respectively. The sundry debtor on 31st March 2019
where 2,25,000. 2,25,000. Provision is to be made at the rate of 5% on data. If on 31st March 2019 there was additional bad debt of rupees 2,500, then provision for a doubtful debt will be. बोलो कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना पीएल को डेबिट होगा। देखो तुम्हारा ओपनिंग में प्रोविजन कितना था, ओपनिंग प्रोविजन कितना था 21,500, इसमें से माइनस करो बैड डेप्ट, जो बैड डेप्ट हो गया उसको माइनस करो। बोलो बैड डेप्ट कितना हुआ 10,500, ठीक है 10,500 माइनस हो गया, तो बैलेंस प्रोविजन कितना 21,500 माइनस 10,500, तो बैलेंस प्रोविजन तुम्हारा 11,000, ठीक है। इसका मतलब मेरे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में कितना बैलेंस है, मेरे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में 11,000 का बैलेंस है। चलो बैड डेप्ट रिकवरी का कुछ भी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बैड डेप्ट रिकवरी सीधा पीएल को डायरेक्टली चला जाएगा। बैड डेप्ट रिकवरी का ट्रीटमेंट इधर कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा डेटर कितना था, क्लोजिंग डेटर कितना था, क्लोजिंग डेटर था 2,25,000, उसमें से एडिशनल बैड डेप्ट कितना हुआ 2,500, तो माइनस करो एडिशनल बैड डेप्ट 2,500। इसका मतलब तुम्हारा रियली डेप्टर कितना रहा 2,25,000 माइनस 2,500, 22 लाख नहीं 2 लाख माइनस 2,500, 2,22,500, 2,22,500, ठीक है। चलो 2,22,500 के ऊपर 5% ऑफ प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो इंटू करो 5%, इंटू 5% कितना 11,125। तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में बैलेंस कितना है 11,000। अब देखो पीएल को कितना जाएगा, तुम्हारा प्रोविजन कितना, मतलब क्लोजिंग प्रोविजन कितना मेंटेन होना चाहिए 11,125, फिर एडिशनल बैड डेप्ट सीधा डायरेक्टली तो पीएल को डेबिट होगा कितना 2,500, तो 11,125 के साथ 2,500 ऐड करो, ये 13,625 हो रहा है। तुम्हारा बैलेंस कितना है 11,000, तो माइनस करो 11,000, 2,625 पीएल को डेबिट होगा, तो उसका आंसर होगा बी, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट बाय 2,625, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट बाय 2,625। ओके (133) A and B enter into a joint venture sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Okay. A purchased goods costing 2 lakhs. B sold 95% goods for 2,50,000. A is entitled to get 1% commission on purchase and B is entitled to get 5% commission on sale. A drew a bill on B for an amount equivalent to 80% of original cost of goods. A got it discounted at 1,50,000. What is A's share of profit? What is A's share of profit? ओके चलो इसका आंसर निकाल दे। तो हम पहले जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद ए का शेयर मिल जाएगा। देखो ये कितना का गुड्स खरीदा 2 लाख का, चलो कोई बात नहीं। बी उसका 95% को बेच दिया 2,50,000 में, इसका मतलब इसका 95% हमने बेच दिया। 95% 2 लाख का 95% कितना आ रहा है 1,90,000।
1,90,000 को मैंने बेच दिया 2,50,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 60 का। चलो फिर हम देखेंगे एक्सपेंसेस जो भी होगा वो प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ये कमीशन लेगा, मैंने एक्सपेंसेस को दूसरे कलर में लिख रहा हूं। ए का कमीशन कितना 1% ऑन परचेज, तो 2000 हो जाएगा ए का कमीशन। बी का कमीशन कितना 5% ऑन सेल, तो बी का कमीशन हो जाएगा सेल कितना 2,50,000 का 5%, 12,500। फिर और एक एक्सपेंसेस है, ये क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जिसको डिस्काउंट किया 1,50,000 में। बोलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना 2 लाख, 2 लाख का 80% कितना 1,60,000। 1,60,000 का बिल को मैंने 1,50,000 में डिस्काउंट किया, इसका मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना 10,000। अब बोलो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना हुआ 60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। कमीशन ए का चला जाएगा 2,000, कमीशन बी का चला जाएगा 12,500, डिस्काउंट चार्जेस आ जाएगा 10,000। तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आएगा 60 माइनस 2,000 माइनस 12,500 माइनस 10,000, तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आएगा 35,500। अब 3:2 रेशियो में डिवाइड होगा, तो 35,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 हो जाएगा ए का शेयर, तो ए का शेयर हो जाएगा 21,300। ए का शेयर हो जाएगा कितना 35,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 21,300, तो ए का शेयर हो जाएगा 21,300। ठीक है। 134 subscription 6,25,000 has been shown in the income and expenditure account prepared for the year ending 31st March 19. Additional information as below. Additional information as below. आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का क्लोजिंग का, एडवांस ओपनिंग का क्लोजिंग का, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना 55, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 55। ओपनिंग एडवांस कितना 31, तो ओपनिंग एडवांस 31। अब बोलो सब्सक्रिप्शन इनकम कितना 625, तो इनकम 625। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना 72, क्लोजिंग एडवांस कितना 37। अब देखो बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, रिसीव डेबिट साइड 55 प्लस 625 प्लस 37 माइनस 31 माइनस 72, 6,14,000। सी इज द करेक्ट आंसर, 6,14,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा 6,14,000। 136 X and Y are partners. X and Y are partners with the capital 50,000 and 30,000. X का कैपिटल 50, Y का कैपिटल 30। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल 10% per annum. Profit earned by the firm 4,800. What will be the interest on capital for X and Y? बोलो
ओके देखो, एक्स का कैपिटल कितना 50, 50 के ऊपर 10% इंटरेस्ट दे दो 5000। वाई का कैपिटल कितना 30, 10% इंटरेस्ट दे दो 3000। इसका मतलब प्रॉफिट 8000 होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कितना 4800। तो ठीक है, देखो आप बोलेंगे सर पहले एक्स को इंटरेस्ट दे दो उसके बाद वाई को दोगे, ऐसा नहीं होगा। अब जितना भी प्रॉफिट होगा वो टोटल इंटरेस्ट से कम है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट अब इंटरेस्ट रेशियो में दिया जाएगा। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेशियो में दिया जाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट रेशियो तुम्हारा कितना हो रहा है 5:3। तो 4800 को डिवाइड बाई 8 करो इंटू 5, देखो कितना आ रहा है। तो x को मिलेगा 3000, y को मिलेगा 1800। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 एंड 1800 पार्टनरशिप फर्म दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट कितना, हाँ प्रॉफिट अगर 8000 से ज्यादा होता तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 3000 होगा। इसका मतलब इसका करंट आंसर होगा 3000 एंड 1800। तो ठीक है, देखो एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया, ये जो MCQ था एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो है ना ये हमारा मैचिंग और ट्रू एंड फॉल्स, इसको हम और एक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिकल सॉल्विंग वाला MCQ था मैंने खत्म कर दिया। तो ठीक है, फिर से आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगले जो भी मैं MCQ वाला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप और थोड़ा ज़्यादा क्लासेस चाहते हो तो DS वर्चुअल्स मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन वाला मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से तुम इंस्टॉल करो। फिर DS वर्चुअल में मैं कुछ क्लासेस दे दूंगा। अभी मतलब अभी जो भी क्लास है हमारा पेड स्टूडेंट के लिए है, तो लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि आगे आप लोगों को कुछ फ्री क्लासेस में DS वर्चुअल में दे दूंगा, लेकिन आपको DS वर्चुअल को इंस्टॉल करना होगा। आप इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं देखूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट DS वर्चुअल को इंस्टॉल किए, फिर उसके बाद मैं फ्री क्लासेस DS वर्चुअल में दे दूंगा। अभी के लिए इतना, थैंक यू, टाटा। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम अगले एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।